ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर में आप सबका स्वागत है। यह मेरा पहला एज ए होस्ट पॉडकास्ट है, तो यह मेरे लिए स्पेशल है। और मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए हैं, चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथी और शानदार रिपोर्टर वसंत कुमार जी और दो बेहद खास रिपोर्टर द मूक नायक के लखनऊ से हमसे जुड़े हुए हैं सत्यप्रकाश। हेलो सत्यप्रकाश। हेलो। और दूसरी तरफ हैं अंकित पचौरी मध्य प्रदेश से। हाय, हेलो, नमस्कार। इन्होंने भी बहुत शानदार स्टोरी की है, स्टोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आपका इस तरफ से उस तरफ का सफर कैसा रहा, कैसा फील हो रहा है उधर बैठ के? मुझे तो एक बड़ी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है ये। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपसे जानूँ कि आपको ये जो कुर्सी आपकी यहाँ से वहाँ हो गई मार्गदर्शक मंडल में जाके, अब आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मेरा तो अक्सर होता रहता है, मैं इधर भी आता हूँ, होस्ट भी करता हूँ, पर तुम पहली बार होस्ट बने हो, अब तुम्हारा भी सिलसिला चलेगा, तो एक्साइटमेंट तुम्हें ज़्यादा है। हम जब पहली बार उस साइड बैठे थे तो क्योंकि फंबल ना हो जाए और सवाल अच्छे से पूछ लूँ, और जब पहले ये ऑडियो में जाता था सिर्फ, जब वीडियो आया तब और डर बढ़ने लगा कि कहीं फंबल वंबल हो गया तो फिर से पूरा लो। और दूसरी तरफ अपने टीम के लोग हों तो चलो फिर भी मैनेज हो जाएगा, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दूर से हमारे काम को देखते हैं, उनके सामने फंबल हो तो थोड़ा डर लगता था। तो बहुत शुभकामनाएं तुमको नई ये जिम्मेदारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बसंत कुमार छत्तीसगढ़ से लौटे हैं, इन्होंने इलेक्शन कवर किया है। और ये दोनों खास रिपोर्टर के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, अंकित पचौरी और सत्यप्रकाश के बारे में, तो सबसे पहले सत्यप्रकाश की बात कर लेते हैं। तो सत्यप्रकाश द मूक नायक में रिपोर्टर हैं और लंबे समय से, करीब एक दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। और सत्यप्रकाश को पहली बार जब मैंने इनकी कोई स्टोरी पढ़ी थी तो इनकी स्टोरी थी कि लखनऊ में 2022 की स्टोरी थी सत्यप्रकाश जी वो। जी, जुलाई में एक घटना हुई थी कि एक दलित लड़के के खटिये के नीचे एक विस्फोटक पदार्थ, चारपाई के नीचे एक विस्फोटक पदार्थ रख के जला दिया गया था। तो वो उसकी एक तस्वीर, बड़ी मार्मिक तस्वीर सत्या भाई, वो सर्कुलेट हुई थी। और उस तस्वीर के ज़रिए मैं आपको जाना और दोबारा आज इस पॉडकास्ट में आपको बुलाया, तो भी वो तस्वीर का ही खेल है। कोइंसिडेंट जो अयोध्या में 22 लाख दिए जलाए गए दिवाली से पहले, उसके बाद आपने जो फ़ोटो खींची है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो फ़ोटो, ये फ़ोटो सत्यप्रकाश जी ने की है और ये इनके एक वीडियो रिपोर्ट का हिस्सा है। तो सत्यप्रकाश, पहले आप बताइए कि ये जो फ़ोटो हम अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे अयोध्या की, इसकी कहानी क्या है, ये रिपोर्ट क्या थी और वहाँ आपने क्या देखा? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। हमारी सुबह रूटीन मीटिंग होती है 10 बजे और अगली सर गीता मैम और मीना जी मौजूद रहते हैं। तो था स्पेशल क्या करें दिवाली में, तो मैं पिछले साल गया था। एक गांव है, एक या 5 गांव है झांसी में, मऊरानीपुर तहसील पड़ती है। वहाँ उत्तर प्रदेश का ऐसा गांव बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ लाइट नहीं थी। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को दोबारा दिखाना चाहिए। तो कोशिश ये कर रहा था कि यही स्टोरी रहेगी मेरी। फिर मेरे दिमाग में कहीं न कहीं वो वीडियो आए, मतलब पिछली बार 18 लाख समथिंग दिए जलाए गए थे और इस बार 22 लाख दिए जलाए। तो हर बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जब ये दिए जलाए जाते हैं तो एक वीडियो वायरल होता है और कहा जाता है कि जो ट्रोलर्स हैं वो कहते हैं ये फेक वीडियो है, ये बनाया गया है, स्क्रिप्टेड है। तो मैंने कहा क्यों ना इस को मौके पर जाकर शूट करते हैं और उन लोगों से बात करते हैं जिन्हें बताया जाता है कि अपोजिशन की चाल है, दूसरे लोग हैं, उनके द्वारा भेजे गए हैं। तो मैं खुद वहाँ पहुँच गया। थोड़ा-सा मुश्किल था क्योंकि सुबह मीटिंग हुई और शाम को एक प्रोग्राम होना था, 2 बजे सीएम पहुँच रहे थे। तो मैं यहाँ से 1 बजे अकेला ही था, बाइक से निकलना था क्योंकि बस से जाता रास्ते में फँस जाता क्योंकि ट्रैफिक था, इतना त्योहार का समय था। वैसे तो अकेले ही सीमित संसाधन है हमारे पास। सारी रिपोर्ट करता हूँ तो अकेले ही करता हूँ, अकेले ही सब जगह जाता हूँ और हमारे सारे रिपोर्टर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। तो मोजो करते हैं आप सत्यप्रकाश भाई? हाँ, मोजो करते हैं और कई बार कुछ लोग मिल जाते हैं तो उनसे कह देते हैं भैया थोड़ा मदद कर दीजिए, शूट कर दीजिए। तो वो जैसे ही पहुँचे थे तो दिए जलना शुरू हो गए थे। हमने कहा वेट करते हैं। बच्चे भी दिए जला रहे थे, पुलिसकर्मी भी दिए जला रहे थे, वॉलंटियर्स आए थे अलग-अलग जिलों से, स्कूल के बच्चे।
तो ये स्थिति थी और वहाँ जले और 25 लाख से ज्यादा दिए की व्यवस्था की गई थी। और सरकार ने तो पहले ही घोषित कर दिया था कि हम 25 लाख दिए जलाएंगे, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वहाँ पर थी, दिए जलाना शुरू हुए। फिर उन लोगों का अनाउंसमेंट शुरू हो गया कि आप लोग घाट पर से हट जाइए, ये की काउंटिंग की जाएगी, एक स्पेसिफिक टाइम होगा कि इतने बजे से हम काउंटिंग शुरू। और ड्रोन उड़ना शुरू कर दिए थे, तब तक 22,20,000 दिए ही जल पाए थे। बाकी जो 3 लाख से अधिक दिए थे वो खाली पड़े रह गए। हमारे पास तस्वीरें हैं जिसमें तेल भरा हुआ है, बाती लगी हुई है, लेकिन वो जले हैं। जैसे 3 लाख दिए थे, कहा जा रहा है कि ये 25 लाख दिए जलाने के लिए लगभग 1 लाख लीटर तेल लाया गया था। पर मैंने अनुमान लगाया कि 25 लाख दिए होंगे तो एक दिए में 10 ml भी डाल देंगे, फिर भी ये जाके 25,000 लीटर हो जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो 3,000 लीटर, और उस हिसाब से देखें अगर 1 लाख लीटर तेल डाला गया था, तो उसमें 30,000 लीटर के करीब तेल वहां पर घाटों पर रखा हुआ था दियों में, और वो गरीब अपना खाना बनाने के लिए भर भर के ले जाते थे। तो ये कौन लोग होते हैं जो वहाँ दिए से तेल निकालते ये हैं? आसपास के उत्तर प्रदेश में, आप जैसा कि जानते हैं, अभी मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी घोषणा की है कि भाई आगे आने वाला समय जो है हमारी सरकार बनेगी तो हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देंगे। तो ये अपने आप में बताता है कि गरीबी है और लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, और लखनऊ में भी है। यहाँ बहुत सारे लेबर अड्डे, ऐसे ही हर जिलों में लेबर अड्डे हैं जो थोड़ा सा चलते हैं। जैसे अयोध्या शहर है, जाना माना शहर है, लोग यहाँ से भी नौकरी करने जाते हैं। आसपास के जिले में बहराइच, गोंडा है, बस्ती है, इस जगह से लोग अयोध्या में आ जाते हैं। और इतना दूर दूर से वहाँ सिर्फ उस तेल को इकट्ठा करने लोग आते हैं? हाँ, हर बार एक महिला है, उसमें साफ बता रही है कि 3 साल से वो आ रही है बहराइच से और तेल भर कर ले जाती है, और 20-30 लीटर तेल ले जाती है, सोचिए। और वो अकेली नहीं आई थी, इसके गाँव से लोग आए थे, डाले में भर के आए थे, सिर्फ तेल लेने के लिए आए। ये सरसों का ही तेल होता है जो दिए में इस्तेमाल किया सरसों का, अभी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबसे बढ़िया ब्रांड का तेल वहां पर था। मैंने तस्वीरें खींची हैं, उसके डिब्बे थे। वो तेल 180-185 रुपए लीटर आता है, और अभी मुझे लग रहा है कि जो अभी 155 रुपए लीटर अभी कीमत है सरसों के तेल, और उसका दाम थोड़ा ज्यादा है। वो सबसे ब्रांडेड तेल था, और कई सारे कार्टून खाली डिब्बे उसके पड़े हुए थे। तो कितने लोग रहे होंगे ये जो दिए से तेल निकाल रहे थे? और जो तस्वीर थी जिसमें पुलिस वाला मना कर रहा था, शायद पुलिस वहाँ लोगों को रोक रही थी, वो पुलिस क्यों रोक रही थी लोगों को दिए जलने के बाद अगर वो तेल इकट्ठा कर रहे हैं तो? देखिए, वहाँ पर कई जिलों से दिए जलाने के लिए वॉलंटियर्स आए थे। इसके साथ ही क्योंकि इतनी पुलिस हमारे पास नहीं थी, इस त्योहार का समय होता है, इस समय ट्रेनी पुलिस को भी फील्ड पे भेज दिया जाता है। तो वहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं उसमें आपने देखा हुआ दरोगा है, वो व्यक्ति, क्योंकि इसने स्टार्स नहीं लगाए हैं तो आप जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो उसने लाल जूता पहना है और उसके कंधे पे रिबन लगी हुई है लाल नीली कलर की, जो बताता है कि वो एक ट्रेनी दरोगा है। तो वॉलंटियर्स कई बार भगा रहे थे, डंडी पकड़े हुए थे, उनको दौड़ा रहे थे। आपने एक फुटेज हमारी वो भी देखी होगी जहाँ पे पुलिस और ये वॉलंटियर्स ने दौड़ाया और एक महिला का तेल का डिब्बा गिर गया और वो हाथों से तेल भर देगी। वो क्या नहीं चाहती थी, तो तेल गंदा हो गया, हम दूसरा भर ले, मजबूरी देखेगा, वो उस गंदे तेल को भर रही थी, कह रही थी इसको छान के मैं खा लूंगी। तो ये अपने देश की गरीबी है जो वहाँ पर अयोध्या में दिख रही थी। आपने कहा कि क्यों भगा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, 54 देशों के डेलीगेट आए थे बताने के लिए कि हमारे अयोध्या में ये साज सज्जा होती है और हम लोग उत्सव मनाते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम थी, भारी पुलिस बल था, और यहाँ तक कि ये जो फुटेजेस मैंने वहाँ कैद की, अब मुझे नहीं पता कि क्या कारण था कि वहाँ पर नेटवर्क बैन किया गया पूरा। आप वहाँ से एक फोटो नहीं भेज सकते थे, हो सकता है ये हाई सिक्योरिटी का मामला हो। 54 देशों के डेलीगेट थे वहाँ, माननीय मुख्यमंत्री मौजूद थे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के, तो पूरे अयोध्या में जैमर लगा हुआ था, नेट नहीं चल रहा था और सिक्योरिटी भी थी। इस तरीके की तस्वीरें हर बार आती हैं। एक दृष्टिकोण तो ये कहता है कि इस तरीके की तस्वीर हर बार चली जाती है तो उस वजह से नेट बंद कर देगा, मतलब कॉमन सेंस वाली बात कि कहीं दूसरे जो विपक्षी हैं वो बात को पतंगड़ ना बनाए या छवि ना गंदी करे। तो हो सकता है इस वजह से जयमल बंद किया गया हो सकता है 54 देशों के डेलीगेट्स और पीएम से हाई सिक्योरिटी का मामला, तो इसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये इमेज का भी मसला है। ऐसा होता है कि दिवाली के दिन गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने इतने दिए जलाए, लेकिन अगले दिन जैसे ही ये तस्वीरें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और बहुत बुरा लगता होगा पीआर मैनेजमेंट में जो टीमें लगी हैं और उनको बहुत काफ़ी उनके लिए
पीड़ादायक रहता होगा। और अंकित भी हैं, और अंकित अब इलेक्शन कवरेज पे आते हैं। अंकित एमपी चुनाव में रिपोर्टिंग करके आए हैं, बसंत जी छत्तीसगढ़ से आए हैं। आप दोनों पहले एक एक करके अपने चुनावी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। छत्तीसगढ़ मेरे लिए बड़ा नया शहर था, पहली बार हम गए थे। बस्तर, जिसको हम किताबों में पढ़ते हैं, मज़ा आ रहा था, लेकिन वही कि पैराशूट रिपोर्टिंग में मज़ा नहीं आता आपको। एक तो बस्तर में लैंग्वेज प्रॉब्लम काफ़ी है, ऊपर से आदिवासी कम्युनिटी बहुत साई कम्युनिटी है, बहुत शर्मीली। आप वो बोलेंगे नहीं, आप माइक लगाओ तो हंसने लगते हैं वो लोग। तो वो एक, उसके बाद तो देखना, बस्तर को देखना, मैं मतलब चाहूँगा, बस्तर की छवि ऐसे नक्सलियों के कारण बिगड़ गई है, पर बस्तर सच में बहुत खूबसूरत जगह है। मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में 2 वाटरफॉल गए, एक तीरथगढ़ है और एक चित्रकूट है। मतलब हम उधर से गुजर रहे थे, किसी ने बोला सामने, हम चलो 5 मिनट गए। जंगल इतने अच्छे, पर वहीं आप जैसे जंगलों से ट्रैवल कर रहे होंगे, जंगल से मान लीजिए रोड है, इधर जंगल इधर जंगल, आप देखेंगे, आपकी गाड़ी से देखेंगे तो जंगल में 100 मीटर आगे फोर्स तैनात है, और उस जंगल में खड़े हैं बंदूक लेके। चुनाव का टाइम था तो और ज़्यादा सिक्योरिटी थी। बावजूद इसके एक जगह आईडी ब्लास्ट हुआ, एक गांव में 3 ग्रामीणों को नक्सलियों ने वो किया, अगवा किया, ये बोल के कि ये इन्फॉर्मर हैं, महाराष्ट्र पुलिस को शायद इन्फॉर्मर बताया, और मार के उनको भेज दिया, फेंक दिया उनके गांव में बॉडी को। बॉडी बॉडी पहले उठाया, फिर पहले, मार के बॉडी गांव में हाँ, पहुंचा दी। पहले अपहरण किया, फिर एक दिन ट्रेडिशनल बाद तरीका है नक्सलियों का। अगले दिन हम नारायणपुर में ही थे, मैं गया था किसी और स्टोरी पे। इत्तेफाक से उस वक्त मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर उतर रहा है, मैंने कहा ये हेलीकॉप्टर कोई चुनाव ना है। फिर पता चला कि वो जो मतदान कर्मी उनको लेके जा रहा है। वो स्टोरी आई तो थी हम लोगों को, मतलब हम जब मीटिंग में थे तो आइडिया था कि इस पे काम करेंगे, पर उस तरीके से काम करने को नहीं मिला। हम उनसे रिक्वेस्ट भी किए कि हमको आप अपने हेलीकॉप्टर में भेज दीजिए, वहाँ जाकर मैं थोड़ा शूट करूँगा, पर हुआ नहीं। वो बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, होता। अगर वो लोग भेज देते साथ में जाना। वो सिक्योरिटी रीजन से ही नहीं हाँ, भेजे और होंगे, वो मुझे लगता है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर था। मैंने देखा पहली बार कि वो हेलीकॉप्टर चलते हुए भी वो अंदर से लेके बैठे हुए थे। मतलब और इतना वहाँ सिक्योरिटी था, चौकन्ना रहना पड़ता है था। कि ऊपर एयर में भी हाँ, हवा में भी ध्यान वो रखना है। बंदूक ऐसे लेके चल रहे थे। हाँ। तो उसी शाम हम लोग एक जर्नलिस्ट के साथ बैठे थे नारायणपुर में, शायद तो हम अपनी स्टोरी करके गए थे, धूल वूल बहुत लग गया था, तो मुंह पे पानी मार के चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा बसंत मैं भाग रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला, उन्होंने कहा एक बीजेपी के नेता को प्रचार के दौरान नक्सलियों ने अपने यहाँ वो बोल रहे टांगी बोलते हैं, टांगी मार के मार दिया, कुल्हाड़ी। तो वो बाजार में एक बीजेपी के नेता थे, जिला उपाध्यक्ष थे नारायणपुर के, बाजार में भाषण दे रहे थे और वहीं मार दिया, मार्केट में। अंकित के पास लौटते हैं। अंकित पचौरी ने बहुत अच्छी एक वीडियो रिपोर्ट की है, जो न्यूज़ लॉन्ड्री पर भी है और द मूक नायक पर भी ये पब्लिश हुई है स्टोरी। और ये स्टोरी आदिवासियों पर फोकस्ड है, और इसमें 4 जिलों पे फोकस किया है अंकित ने, श्योरपुर, अलीराजपुर, अनूपपुर और बालाघाट। और इसके ज़रिए उन्होंने जो सरकारी दावे हैं और ज़मीनी जो हकीकत है, आदिवासियों की स्थिति है, उसको बहुत ही कायदे से, बहुत शालीन तरीके से और बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ इन्होंने उसको सामने रखा है। तो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो रिपोर्ट ज़रूर देख लीजिएगा। अंकित से हम बात करते हैं। पहले अंकित, इस स्टोरी के बारे में बताइए कि ये आइडिया कैसे आया और ये 4 जिले ही क्यों आपने चुने? देखिए, हमने जब ये आइडिया प्लान किया, और ये आइडिया बहुत नया सा था, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो खासकर जो विधानसभा क्षेत्र हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो उनसे उनके मुद्दे पूछते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं। लेकिन इस बार हम जो आदिवासियों के लिए योजनाएं सरकार संचालित कर रही हैं, उनकी हम पड़ताल करने वाले थे। तो ये आइडिया काफी अलग सा था, जिस पर हमको काम करना था। दूसरा, इसमें एक ये हमने ये जो आपने जिलों का पूछा है कि जिले किस हम कैसे चयन किए। मध्य प्रदेश में जो है आदिवासी समुदाय के विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ भारिया, बारिया, सहारिया, बैगा, गोंड, कोल, इस तरह से जो आदिवासी समुदाय है वो यहाँ पे रहते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले श्योपुर से स्टोरी की शुरुआत की। श्योपुर में जो पीवीटीजीएस की जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, सहरिया समाज के जो लोग हैं वो श्योपुर में रहते हैं।
तो श्योपुर जो है पिछले समय से हम देखते आ रहे थे कि लगातार वहां से ये रिपोर्टिंग होती आ रही थी, खबरें वहां से सामने आती थी कि कुपोषण काफी मात्रा में वहां देखने को मिलता था। तो हमने सबसे पहले श्योपुर में ये देखा, क्योंकि सरकार की काफी सारी योजनाएं हैं कि जिनको कुपोषण को जिनसे मतलब दूर कर सके। एक ऐसी ही एक योजना अभी जो है पोषण अनुदान आहार जो है मध्य प्रदेश में संचालित है, जिसमें 1,000 रुपए जो सहरिया समाज की जो महिला है उसको खाते में भेजती है हर महीने सरकार। लेकिन जब हमने वहां पर पहुंचे और हमने देखा कि कुपोषण, तो मतलब करीब हम 8 से 10 गांव में गए होंगे शिवपुर के, और हमने ऐसा कोई भी गांव ना 8-10 गांव में हमें नहीं मिला जहां पर कुपोषित बच्चे ना हों। वहां पे आंशिक कुपोषित बच्चे भी हमको मिले, कुछ ऐसे बच्चे थे जो गंभीर कुपोषित थे और वहां के एनआरसी जो केंद्र थे वहां पर भर्ती थे। तो इसके बाद हमने देखा कि भाई ये अनुदान आहार योजना की क्या स्थिति है, तो लोगों ने बताया कि पिछले 7 महीने से वो योजना की राशि उन तक नहीं पहुंची, उनके खातों में नहीं पहुंची है। तो कहीं न कहीं ये स्थिति बड़ी गंभीर और भयावह थी कि एक तरफ लगातार कुपोषण बढ़ता जा रहा है, कुपोषित बच्चे मिल मिल रहे हैं, और जो सरकार की योजना है वो भी जमीनी स्तर पर कुछ खास काम कर नहीं पा रही है। तो श्योपुर के बाद हम लोग जो है फिर अलीराजपुर की तरफ निकले। अलीराजपुर जो है नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, सबको ये जानकारी है कि ये अलीराजपुर जो है वो देश का सबसे गरीब जिला है। करीब 71% जो लोग हैं वहाँ के जो निर्धनता में है। तो हम अलीराजपुर पहुंचे, तो अलीराजपुर शहर तो काफी खूबसूरत था, मतलब चारों तरफ जो है वो आदिवासियों के जो कल्चर होता है, संस्कृति रहती है, वो दिखने को मिल रही थी। उसी तरह का लोगों का पहनावा था। और भी जो तौर तरीके थे, जो वहाँ के जो ट्रेडिशनल फूड थे, वो सारे जो है वहाँ हमको देखने को मिले। इसके बाद हम नर्मदा नदी वहाँ से निकली हुई है, उसके पार कुछ गाँव हैं, और बताया जाता था कि भई ये जो गाँव हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें करीब दर्जनों गाँव वहाँ पर होंगे। तो हम सबसे पहले वहाँ डूंगर सिंह के यहाँ पहुँचे, झंडाना गाँव था। करीब झंडाना गाँव में मेरे हिसाब से करीब 16-17 मकान होंगे, अलग-अलग टापू पे बने थे। एक टापू पे 2-3 मकान बने हुए थे, फिर 2 मकान बने हुए थे, फिर किसी टापू पे 1 मकान बना हुआ था। तो डोंगर सिंह थे, वो वहाँ की क्षेत्रीय बोली में बात कर रहे थे। हमारी बात तो समझ पा रहे थे, लेकिन वो अपनी बात अपनी क्षेत्रीय बोली में कर रहे थे, तो हमको बड़ी समझने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन वो जो हमारे साथ वो जो मोटर बोट चालक था, वो हमको बता रहा था ट्रांसलेट करके कि ये कहना चाह रहे हैं। तो उसने बताया कि भई नदी में बाढ़ आई, उसकी बोट डूब गई, और बोट डूबने के बाद जो है अब वो ककराना और जो अन्य गाँव हैं, जो नर्मदा के उस तरफ है, वहाँ मज़दूरी करने नहीं जा पा रहा है। खेती थोड़ी बहुत करता है, वो खेती वहाँ पे मक्का बहुत ज़्यादा होता है, सफ़ेद मक्का वहाँ पे होता है। तो मक्के की वो खेती करता है, तो वो जो ज़मीन है वो भी डूब गई है, तो वहाँ खेती नहीं कर पा रहा है, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। मज़दूरी करने के लिए अभी कहीं आस-पास जा भी रहा है, तो 100-125 रुपए दिन उसको जो है मज़दूरी में मिल रहे हैं। इसके बाद हमने उससे पूछा कि भई सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है, यहाँ पर कोई आता है? तो उसने बताया कि यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है, क्योंकि कौन जाएगा वहाँ पे, जो गाँव हैं, जिस तरह से हम पहुँचे कि नदी का बहाव तेज़ था, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि प्रशासन के जो अधिकारी अच्छा, हैं, वो वहाँ आपके तक आपके पहुँच पा रहे होंगे। आपके वीडियो में एक मैं देख रहा था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप मैंने देखा ये कि कोई गांव है और वहां पर पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं है, तो लोगों ने गड्ढे एक तरह का बना रखा है, एक छोटा सा कुआं टाइप का, और उसमें पहाड़ से पानी छन के आता है। फिर उस पानी जो छन के आता है, इकट्ठा होता है, उस पानी के ज़रिए वो चाहे नहाना हो, खाना बनाना हो या पीना हो, वही पानी इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में बताइए, वो कहाँ की है और ये वहाँ कितनी ये आबादी इस पे ये जो है डिपेंडेंट है? अनमोल जी, ये अनूपपुर जिले की है। हम जो है अलीराजपुर के बाद अनूपपुर पहुँचे थे। तो अनूपपुर में एक पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, और पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में एक गाँव है बैगान टोला। हम्म। तो वो जो है सड़क से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और पहाड़ पार करके जाना पड़ता है, वहाँ साइकिल जाने तक का भी रास्ता नहीं है। तो हम लोग करीब 5 किलोमीटर 2 पहाड़ चढ़ कर के उस गाँव में पहुँचे थे, और वहाँ के सरपंच, ये हमारे साथ ये अच्छी बात हुई कि जो उस गाँव के सरपंच थे, वो हमको उस टाइम पे मेन रोड पर टकरा गए। मतलब हमको पता नहीं था कि हमको उस गाँव में जाना है।
लेकिन जब वो हमें मिले और उन्होंने बताया कि इस तरीके से 5 किलोमीटर दूर एक गाँव है और वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, आज तक सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की बहुत दिक्कत है। इस गाँव में जो है 2 टोला बनाकर वहाँ पर रह रहे हैं और ये सारे ये जो है बैगा आदिवासी समाज के लोग हैं और बैगा जो आदिवासी हैं वो भी जो पीवीटीजीएस में है, विशेष पिछड़ी जनजाति में है। तो हम उस गाँव में पहुँचे तो उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज ही जो है उस गाँव में रह रहे हैं, उसी समय से ये लोग रह रहे हैं। और वहाँ पे सड़क नहीं थी, तो पैदल वहाँ पे लोग जाते हैं। और जो झिरिया वाली बात है कि वहाँ एक छोटा-सा गड्ढा, तो वो लोग उसको झिरिया बोलते हैं। उन्होंने 7 से 8 फीट का एक छोटा-सा कुआँ खोद के रखा हुआ है और उस कुएँ में प्राकृतिक पानी रात में इकट्ठा हो जाता है और सुबह उसी पानी का इस्तेमाल वो करते हैं, उसी पानी को पीते हैं। अच्छा, उसी जो झिरिया है, उसी के आगे उन्होंने एक छोटा-सा गड्ढा और बना के रखा है। जिसकी चौड़ाई थोड़ी-सी ज़्यादा है, उसमें वो वेस्टेज पानी को इकट्ठा करते हैं। वेस्टेज पानी को इकट्ठा करते हैं जानवरों के लिए और खेती के लिए। अब देखिए कि एक तरफ लोग पानी की कितनी बर्बादी करते हैं, लेकिन जो उस गाँव के लोग हैं, वो पानी का कितना सदुपयोग कर रहे हैं कि पहले तो झिरिया खोद के वो जो शुद्ध पेयजल पीने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक पानी आएगा, उसको वो पिएँगे। इसके बाद जो वेस्टेज पानी बच रहा है, नहाने के बाद जो इकट्ठा होता है, उसको वो जानवरों के लिए भी जो है स्टोर कर रहे हैं, तो कि जानवर कहाँ से पानी पिएँगे? तो उनके लिए और खेती के लिए स्टोर कर रहे हैं। उस गाँव में अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, बिजली के खंभे नहीं हैं, सड़क नहीं है और जितनी भी मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, अधिकारों की बात तो हम भूल ही जाएँ। पहले तो मूलभूत सुविधाओं की बात करें, तो मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें, तो उस गाँव में किसी तरह की कोई भी जो है व्यवस्था नहीं थी और उन्होंने बताया कि आज तक कभी जो है इस गाँव में कोई आया नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, ये तो ठीक है, कोई बाहरी व्यक्ति भी नहीं आया क्योंकि 5 किलोमीटर कौन जाएगा? अंकित, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई सरकारी सुविधा नहीं पहुँची क्योंकि कोई वहाँ जाने की ज़हमत नहीं उठाता। तो मेरा इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि ये सारे लोग वोट करते हैं, वोट डालते हैं? बिल्कुल, ये वोट डालते हैं क्योंकि वोट डालने के लिए इनको करीब 5 किलोमीटर नीचे जो इनका गाँव है, ग्राम पंचायत है, वहाँ पे जाना पड़ता है, वोट ये लोग डालते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर है जो वहाँ के सरपंच और वहाँ के लोगों ने बताई कि वहाँ पे किसी तरह का साधन नहीं होता और जब कोई गंभीर बीमार हो जाता है यानी इलाज कराने के लिए उसको हम ले जा नहीं सकते। कई जगह से हम तस्वीर देखते हैं, देश में आती हैं कि जो कोई बीमार हो जाता है उसको खाट पे लेकर के जाते हैं या डंडे में कपड़ा बाँध कर के ले जाते हैं। पर वहाँ की जो स्थिति है वहाँ पर ना तो जो रोगी है, मरीज है उसको खाट पे ले जाया जा सकता है, ना ही उसको जो है किसी डंडे में कपड़े बाँध कर लिया जा सकता है क्योंकि वो पहाड़ है, पूरा चढ़ा पहाड़ है, 2 पहाड़ है, 2 पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति में आ जाए कि जिसको तुरंत अस्पताल ले जाना है, उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको दवा की ज़रूरत है, तो वो वहाँ मुमकिन नहीं हो पाता और उन्होंने ये बड़े जो है भावनात्मक रूप से हमको बताया कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो लोग वहीं मर जाते हैं, अस्पताल तक नहीं जा पाते। गर्भवती महिलाओं के मामले में ये तो सिचुएशन और ज़्यादा टफ हो जाती होगी उनके लिए, अगर उनको कोई परेशानी आ रही है तो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अंकित, आपके पास फिर आएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बसंत जी आपने की है, ये साजा के बारे में है। मैं पढ़ रहा था, आपने इसे भाजपा का प्रयोग नाम दिया है इस स्टोरी को। मजदूर को 7 बार के विधायक चौबे के सामने उतारा। क्या है ये मजदूर की कहानी, इसे आप प्रयोग क्यों बोल रहे हैं? आप देखेंगे एक साधारण सा आदमी, दुबला पतला, गाल दबा हुआ, चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, पैर में बहुत कम कीमत का चप्पल है, पैंट है, शर्ट है जो मामूली सा है। उनका नाम ईश्वर साहू और वीरनपुर एक गांव पड़ता है। वहाँ उनका घर है, घर में 2 कमरे हैं, एक में दरवाज़ा नहीं, एक में दरवाज़ा है। 2 बेटे थे, एक बेटे की मौत हुई जिसकी कहानी हम आगे जिक्र करेंगे। उसने 6वीं तक पढ़ाई की। एक छोटा बेटा है जो 10वीं तक पढ़ाई किया और दोनों मिस्त्री का काम करते थे, मिट्टी सीमेंट उठाना घर बनाने में। ये उस आदमी की उम्मीदवार की पहचान है। जिस भी होर्डिंग्स पे आप देखेंगे वहाँ ईश्वर साहू बीरनपुर वाले लिखा हुआ है। बीरनपुर गांव है एक। अच्छा, उनके गांव का जो कवर्धा और साजा विधानसभा के बीच में पड़ता है। मैं भी हैरान था, मतलब खबर आई थी कि कैसे मजदूर को टिकट दिया, लेकिन मैं जानना चाहता था कि क्यों दिया गया, क्या इसके पीछे रीज़न है। तो रविंद्र चौबे हैं जो वो जो साजा विधानसभा क्षेत्र है, वो दुर्ग वाला जो पूरा इलाका है उसमें पड़ता है और वो सीट पे 1987 से वो जीत रहे हैं
उससे पहले उनके मम्मी, उनके माताजी, उनके पिताजी या उनके भाई जीते। मतलब वो सीट ये कहें पारिवारिक रूप से उनके पास है। इस बार भी बीजेपी ने, लेकिन अचानक से बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया, ईश्वर साहू को। कोई किसी को उम्मीद नहीं है। हुआ यूँ था कि अप्रैल महीने में इसी साल बीरनपुर में बच्चों की लड़ाई हुई, 2 कम्युनिटी के बच्चों की। वो लड़ाई कम्युनल रूप ली और उसमें इनके बड़े बेटे भुवनेश्वर साहू, उनकी हत्या हो गई। वो 23 साल के थे। 8 अप्रैल को हत्या होती है। बीजेपी और राइट विंग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मुद्दा बनाया और छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट हुए। 2 दिन बाद 10 अप्रैल को 2 मुस्लिम लोगों की हत्या होती है गांव के, उसी गांव के रहने वाले बगल में, गांव के बगल में ही, बाप बेटे थे दोनों। ये भी पहले के हिंसा से जुड़ा था? हाँ, हिंसा से। वो क्योंकि 10 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, सीरीज ऑफ वायलेंस उसका हिस्सा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनको 10 लाख रुपए और एक नौकरी का वो दिया। इन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद बीजेपी ने इनको स्टार बना दिया कि इतना त्याग है बंदे में, 10 लाख रुपए एक नौकरी नहीं ले रहा। पर उसके पीछे बहुत सारी कहानियां चल रही थी। जो बीजेपी के जिला प्रदेश अध्यक्ष है वो उस गांव पहुंच गए थे, पूरा बीजेपी लग गए थे। अभी फिर वो आदमी अपने जीवन में लग गया, अपना मजदूरी। अचानक से केंद्रीय नेतृत्व का फोन गया कि आपको चुनाव लड़ना है। अमित शाह ने मंच पर उनको बुला के सम्मानित किया और वो चुनाव लड़ लिए। चुनाव लड़ने के पीछे 2, मतलब जो भाजपा का प्रयोग हमने इसलिए लिखा कि 2 कवर्धा 2 जगह है, वहाँ से छत्तीसगढ़ के सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर चुनाव लड़ते हैं और पिछले बार उनका जीत का अंतर 50,000 था। उधर भी जिसको कैंडिडेट को खड़ा किया उनका भी कुछ ऐसा बैकग्राउंड है। और कवर्धा और साजा दोनों किया। भाजपा बोली हम 3100 देंगे, कांग्रेस आई बोली 3200 रुपये देंगे। भाजपा ने कहा 21 क्विंटल खरीदेंगे, कांग्रेस बोली हम 20 क्विंटल खरीदेंगे। उधर अपने जो अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी वो कह रहे हम 4,000 रुपये पर क्विंटल खरीदेंगे। हालांकि वो लोगों को लग गया होगा कि ये नहीं हो पाएगा। वो होता है ना कि मैं चांद तोड़ लाऊंगा, होता नहीं है, तो आदमी कुछ भी बोलता है। तो हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स धान के करीब घूम रही है बेसिकली, क्योंकि धान ही वहाँ के इनकम का मेन सोर्स है। साझा पे लौटते हैं। तो उनको चुनाव लड़ाने के पीछे एक तो कम्युनल एंगल, हिंदू मुस्लिम को हवा देना, क्योंकि वो राइट्स हिंदू मुस्लिम हुआ था। हालांकि साझा में मुस्लिम वोटर बहुत कम है, 5,000 के करीब में है। लेकिन दूसरा है जाति। जो चौबे हैं वो अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं। जो साहू हैं वो ओबीसी में आते हैं। और वो जो क्षेत्र है वो साहू बाहुल्य है। साहू वोटर वहाँ काफ़ी ज़्यादा में, वो जीत हार तय करने वाली स्थिति में है। तो भाजपा ने ये एंगल खेला कि एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, एक तरफ साहू हो जाएगा। लोगों में इमोशनली उनको लेकर एक अपील भी है। जीत हार तो आगे होगा, एक सेंटिमेंट हो जाता है, सेंटिमेंट है। वो जहाँ खड़े होते हैं पहला लाइन कि मेरे बेटे को न्याय मार दिया, मुझे न्याय नहीं मिला। आई होप कि ये उनका लाइन नहीं होगा। ये वो पॉलिटिकल लाइन है। वो बोलते हैं, वो थोड़े पॉलिटिकली अब चार्ज हो गए। लेकिन आप वीडियो में भी देखेंगे ना, उनको वहाँ का जिला अध्यक्ष चला रहा है। मैं इसी पे आ रहा था कि मैं आपका जो आपने खबर के हेडलाइन के साथ जो इंट्रो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस पर नज़र टिक जा रही है कि ईश्वर साहू स्थानीय भाजपा नेताओं के इशारे पर चल रहे हैं। मीडिया से बात करना हो या किसी से मिलना हो, सब दूसरे लोग ही तय कर रहे हैं। ये दूसरे लोग हैं कौन? ये बेसिकली जो उधर के, देखो भाजपा के जो स्थानीय लोग हैं वो पहले पचाए नहीं कि एक आप मजदूर को लाके लड़ा दो। क्योंकि 2013 में अभी तक इस रविंद्र चौबे को एक बार जिस आदमी ने हारा है उसका भी टिकट भाजपा ने काटा, इनको दे दिया। अब भाजपा में एक कैडर वाली पार्टी है, तो सेंट्रल ने जो कह दिया मानना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो आप पार्टी छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। तो कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया। अब वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, ईश्वरी धारा हमसे बात करना, ईश्वर बाद में बात करेंगे। और तो भाई वो यहाँ चलो, अरे वो एक बाबा जो हमारे वीडियो में बाबा आ गए, चलो बाबा को लेकर आते हैं। मतलब वो ऑफिस, जैसे हम लोग जहाँ इंटरव्यू किए, मैंने अपना जहाँ उनसे, वहाँ से उनको ईश्वर साहब को कहीं और जाना था। जिला अध्यक्ष ने बोला कि तुम पार्टी कार्यालय चलो, और पार्टी कार्यालय अपनी गाड़ी में बैठा लिए, इसलिए कि एक और मीडिया कर्मी मेरे साथ था, वो ना पूछ ले। मैं सवाल कर रहा था उनसे, मैंने सवाल किया कि सर आपको किसने कहा था चुनाव लड़ने के लिए? उन्होंने बोला केंद्रीय नेतृत्व ने। मैंने बोला कि मोदी जी ने या अमित शाह ने? वो जिला अध्यक्ष कह रहे हैं ये कोई सवाल होता है? अच्छा, वो इंटरप्ट कर रहे हैं। इंटरप्ट मतलब वो, और मुझे लगता है चुनाव हारना जितना, अगर वो जीत जाते हैं
तो यही लोग उनको चलाएंगे। ये आप जो सिनेरियो बता रहे हैं ये कुछ कुछ उस तरह का सिनेरियो है जैसा हम देखें कि जब ये राजनीतिक आरक्षण जो हुआ है कि सीटें रिजर्व हो जाती हैं दलित और इन सब में, या महिला सीट का हम ले ले, तो होता क्या है कि प्रतिनिधि के तौर पर चला था कोई और है और एक तरह से सिंबलाइज कर दिया जाता है दलित के नाते, अपने घर में जो उनके यहाँ कोई लेबर है वो दलित है तो उसको लड़ा दिया चुनाव और सारा चीज खुद प्रधानपति सरपंचपति। हाँ, लेकिन ये बहुत मुमकिन है जीत भी जाए क्योंकि इमोशनली लोग अटैच हैं, पर वो सामने जो आदमी है वो बहुत पावरफुल है। मूक नायक के दोनों रिपोर्टर के बारे में मैं आपको बता दूं। पहले मूक नायक के बारे में आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मूक नायक एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो समाज के हाशिए पे खड़े लोगों के लिए काम करता है और इसमें काम करने वाले लोग भी हाशिए के समाज से आते हैं और जिस तरह से कम संसाधनों में ये लोग पत्रकारिता करते हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है और जो लोग भी इस तरह की पत्रकारिता पे भरोसा रखते हैं उनको मूक नायक का समर्थन जरूर देना चाहिए। सत्य प्रकाश हैं, मैं इनको जानता हूँ। जब ये इन्होंने पहली स्टोरी जब मैंने इनकी देखी थी, जो मैं बता रहा था कि दलित लड़के को विस्फोटक पदार्थ रख के उसके खटिया के नीचे लगा दिया गया था, तो वो स्टोरी उन्होंने साइकिल से जाकर की थी। सत्य प्रकाश, जहाँ तक मुझे याद है कि आप साइकिल से गए थे उस रिपोर्ट के लिए। उस समय क्योंकि हमारा परिवार जो है वो बहुत ही आर्थिक स्थिति से कई बार उतार चढ़ाव जीवन में है। ये आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। एक मेरे पास बाइक हुआ करती थी बहुत पहले, मैंने किसी तरह जोड़ जान के खरीदी, सेकंड हैंड बाइक खरीदी थी, वो खराब हो गई। तो जब वो उसको लगातार मैं उसमें पैसा लगा रहा था, वो चल ही नहीं पा रही थी, तो मैंने उससे चलना बंद कर दिया और मैं एक साइकिल से चलने लगा। तो फिर 4PM में काम किया था। जब खाली समय बैठा, परेशान रहा 1 साल, तो मेरे दोस्त आए, मैं सीए ऑफिस में काम करने लगा बैठ के कि अब मैं अकाउंटिंग वाला काम करूँगा। फिर भी जो पत्रकारिता के कीड़े बोलते हैं जिसे, तो मैं लगातार वो भी करने लगा। तो वहाँ ऑफिस आने जाने के लिए भी वहीं सीए ऑफिस में मुझे साइकिल सर ने दे दी थी क्योंकि लेट हो जाता था ऑफिस में, साइकिल से आ जा रहा था। एक समय मन में ख्याल आया कि भाई पहले पत्रकार था, चलूंगा साइकिल से। फिर मैंने कहा क्या है यार, ये तो मेरा पैसा बचता है ना। तो फिर वही साइकिल थी मेरे पास और मैं साइकिल से निकला और काफी लंबा सफर था, लगभग ये 40 किलोमीटर की यात्रा थी। तो पसीना, गर्मी, जून का मौसम था। मैं वहाँ गया, खबर करके लौटा और एक दिन पूरा मैंने, मतलब जैसे ही पहुंचा किसी तरह मैंने लिख पाया और बस बेहोशी की हालत हो गया था। अगले 2 दिन तक मेरी टांगे सूज गई। 80 किलोमीटर मैंने एक साथ चला दिया। तो काफ़ी संघर्षों के साथ आप लोग पत्रकारिता करते हैं। अंकित भाई, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस? देखिए, रिपोर्टिंग पर जब ग्राउंड पर जाते हैं तो एक्सपीरियंस तो हमेशा रहते ही हैं। काफ़ी सारी चुनौतियाँ रहती हैं क्योंकि जिस तरह से द मूक नायक पत्रकारिता कर रहा है, हम जनवादी और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए माइक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो चुनौती तो हमेशा बनी रहती हैं। कभी कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है, भूखे भी रहना पड़ता है, तमाम चुनौतियाँ होती हैं। इसके बावजूद भी शायद सबका प्यार और स्नेह हमको मिल रहा है कि हम इस पत्रकारिता को आगे बढ़ा पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और ये चीज़ देखिए, आमतौर पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ नोटिस नहीं होता, सब नोटिस होता है। और जब हम रिपोर्ट लेकर आते हैं ना, तो उस रिपोर्ट में दिखता है रिपोर्टर ने कितनी मेहनत की है। कोई भी स्टोरी जब बनती है, तो जैसे आपकी स्टोरी की बात करें या सत्य प्रकाश की, जो उन्होंने फुटेज, जो विजुअल्स लिए हैं, उस विजुअल के लिए कितना उन्होंने पेशेंस रखा होगा, कितना वेट किया होगा, क्या क्या चीज़ें की होगी, तो ये रिपोर्ट में दिखता है, उसका डीपनेस दिखता है। आपकी जो रिपोर्ट है उसमें आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और ये जो टेक्स्ट स्टोरी ये मूक नायक पर है, ये टेक्स्ट स्टोरी भी बहुत मज़ेदार है और इसमें जो फ़ोटो है वो काफ़ी दिलचस्प है। और ये सारी फ़ोटो अंकित आपने ही खींची थी? जी, ये सारी फ़ोटो और वीडियो जो है वो मैंने ही जो है क्लिक किए हैं, मैंने ही शूट किए हैं। और हम जब ऐसी कोई रिपोर्ट करने जाते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो लोग इसको जी रहे हैं, हम उनको कैसे जो है पिक्चर में कैमरे में कैद कर पाएँ, हम उनके वीडियो शूट कर पाएँ।
क्योंकि हमको जो दिखता है और हम उसी उसी लाइन पर चलते जाते हैं कि इस तरह ये स्टोरी का फ्लो होगा और इस तरह ये अपनी जिंदगी को जी रहे हैं कि जैसे महिला अपने बच्चे को एक कपड़े के साड़ी के झूले में झुला रही है, बगल में जो है चूल्हा जल रहा है, 3 बच्चे और बैठे हुए हैं जो खाने के इंतजार में हैं कि कब माँ खाना बनाएगी और कब हमारी थाली में रोटी आएगी और हम खाएँगे। लेकिन माँ के साथ चुनौती है कि वो छोटा बच्चा, एक 4 महीने का बच्चा झूले में है, उसको भी जो है झुलाना है, 3 बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, उनको रोटी भी परोसनी है। तो ये चुनौतियाँ हम देखते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो है हमारे कैमरे में कैद हो पाएँ और हम लोगों तक ये पहुँचा पाएँ कि आज भी भले ही सरकार कितने भी दावे और वादे करे, लेकिन लोगों के जीवन से चुनौतियाँ, खासकर जो दलित हैं, आदिवासी हैं और जो पिछड़े लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में, जो गाँव में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ पाया है। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें अपने आप में कहानी कह रही हैं। अभी जिस फ़ोटो की स्टोरी आप बता रहे हैं वो फ़ोटो मेरे सामने लैपटॉप पे खुली हुई है और बिल्कुल सही है इसमें। जो आप बता रहे हैं कि चूल्हा जल रहा है, माँ बच्चे को झुला रही है, 2 बच्चे नीचे बैठे हैं, तो ये दिख रहा है। अब हम लोग अपने इस पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। तो सबसे पहले बसंत जी आपसे ही जान लेते हैं कि आपका रिकमेंडेशन ऑफ द वीक क्या है? मैं 2 चीज़ें मेरा रिकमेंडेशन होगा। एक तो होगा कि हम तमाम रिपोर्टर्स न्यूज़ लॉन्ड्री के अभी ग्राउंड पे हैं। मैं अभी लौट आया। प्रतीक गोयल जो एमपीस हैं वो अभी ग्राउंड पे हैं। अतुल चौरसिया जो हमारे एडिटर हैं, मनीषा पांडे, ये तमाम लोग, अभी शिवनारायण अभी ग्राउंड पे है। तो हम लोग तमाम जगहों से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उसे देखिए। और प्रतीक गोयल ने एक स्टोरी की है कि कैसे एक विधानसभा में वहाँ के विधायक ने कहा कि हमने 22,000 करोड़ रुपया खर्च किया अपने विधानसभा में। ग्वालियर के आसपास का कोई विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो उसको स्टोरी को करने का प्रोसेस मुझे पता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अच्छी स्टोरी आप लोग देखिए। दूसरी, मैंने एक पुरानी फिल्म जो अभी मैं लौट रहा था तो मैंने देखा, डियर जिंदगी, शाहरुख खान वाली। अच्छी मूवी है। और वो फिल्म मुझे अच्छी लगी। मैं शायद तीसरी बार देख रहा था और जब भी कभी थोड़ा लो फील होता है तो मैं देख लेता हूँ। तीसरी बार जाके थोड़ी कुछ कमियां अब नज़र आने लगी है कि उस फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, पर वो शाहरुख खान का कहना और वो कैसे कि हर टूटी हुई चीज़ जुड़ जाती है, तो अच्छा, मतलब कभी लो फील हो तो देख लीजिए। सत्या जी, आप बताइए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, मैं जैसे कहा जा रहा होगा, आप मणिपुर की तस्वीरें देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या चल रहा है, मणिपुर जल रहा है। पर जैसे बताया गया कि पूरा चांदपुर में आदमी नहीं रहता है, वहाँ जल्लाद है, काट देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मणिपुर में कम्युनल कह सकते हैं, जातीय जातीय इसके कारण, समीकरण के कारण ये घटनाएं। इसके अलावा वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की जो मतलब बहुत ही खूबसूरत शहर है मणिपुर, वहाँ के लोग भी बहुत हैं। चाहे वो पूरा चांदपुर के हों, चाहे वो इम्फाल शहर के हों, तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है मणिपुर। बस ये राजनीतिक दबाव ना हो या ऐसी चीजें ना आए, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में उससे सुंदर जगह कोई हो सकती है। उसमें वादियाँ भी हैं। अंकित जी, आपसे हम जानेंगे कि आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? चुनावी रिपोर्टिंग पर जब मैं निकला था, ग्राउंड के स्टोरीज कर रहा था, काफ़ी दिन जो है रास्ते में था, कभी ट्रेन में था, कभी बस में था। तो उस दौरान मैं एक किताब पढ़ रहा था, सचिन जैन जी की है। उन्होंने लिखी है जीवन में संविधान। तो उस किताब में बड़ी छोटी-छोटी सी कहानियाँ हैं, 1 डेढ़ पेज, 2 पेज की कहानियाँ हैं, बहुत सारी छोटी-छोटी कहानियाँ हैं। और वो कहानियों में जब मैंने पढ़ा तो हमको पता चला कि भई जो संविधान के अधिकार हैं और जो मूल्य हैं, वो किस तरह से हमारे जीवन में हम उनका हनन कर देते हैं और हमको पता ही नहीं चलता। या हम सामने देखते हैं या किसी को देखते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता कि उसके जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनका हनन हो रहा है और हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, उसको उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो वो जो किताब मैंने पढ़ी है, वो कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, उसके बाद कई चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है मेरा बदला है संवैधानिक मूल्य और अधिकारों के प्रति। तो मुझे लगता है कि जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो भी लिसनर हैं, उनको वो किताब पढ़नी चाहिए और शायद उस किताब को पढ़ने के बाद उनके जीवन में जो संवैधानिक अधिकार हैं, मूल्य हैं, उनकी समझ वो किताब पढ़ने के बाद शायद बढ़ पाएगी।
एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी और मैं चाहूँगा बाकी लोग भी देखें। इसे देखा था मैंने 2-3 महीने पहले, हाउ टू बिकम टायरेंट। ये नेटफ्लिक्स पर है, 2021 में आई थी। और ये बेसिकली एक तरह का प्ले बुक है कि डिक्टेटर कैसे बनते हैं या कैसे बने हैं। ठीक है, तो तुम्हें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है बाय द वे? क्योंकि जब आप देखेंगे ना, पहला एपिसोड हिटलर पर है। अच्छा। और ये चीज़ देखकर मुझे समझ में आया कि अभी ऐसे फासीवाद, फासिज्म, ये सब चीज़ें बहुत सारी बात की जा रही हैं। पर जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, अब आप बहुत चीज़ें प्रेजेंट सिनेरियो से रिलेट करेंगे उसमें, कि जो कुछ भी अभी हो रहा है ना, ये प्रयोग पहले हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे हम लोग प्रोपेगेंडा की बात करते हैं और कैसे एक कम्युनिटी के खिलाफ हेट फैलाया जाता है, कैसे एक आदमी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल बनता है, क्या क्या टैक्टिक्स अपनाता है, और कैसे कोई आदमी अपना डर कायम रखता है, उसके लिए क्या क्या करता है। वो सारी चीज़ें आप, जैसे हमारे भी कंट्री में इस तरह का लोग बताते हैं कि एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि हमारे देश में एक्टिविस्टों को और जर्नलिस्टों को डराया जा रहा है, तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए। और रिपोर्टिंग, ऐसी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। और हम लोग बार बार कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सच में इस बात को महसूस करते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री में आज हम जो भी कर पाते हैं, चाहे वो ग्राउंड पर जाना हो, ये पॉडकास्ट हो, या कोई स्टूडियो शूट हो, या जो भी ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग करते हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। और सब्सक्राइबर्स के ज़रिए ही हम इतना फ्रीली काम कर पाते हैं। हमें किसी गवर्नमेंट से डर नहीं लगता कि अगर हमने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खबर कर दी तो कल को ऐड नहीं आएगा तो हमारी सैलरी रुक जाएगी। तो ना किसी कॉरपोरेट से डर है हमें कि कोई कॉरपोरेट हमें ऐड नहीं देगा तो सैलरी नहीं आएगी, कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है कि किसी से डरना नहीं है, किसी बात को लेके घबराना नहीं है, स्टोरी सही होनी चाहिए, जानकारी सटीक होनी चाहिए, फिर स्टोरी कर दो। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर की वजह से आता है। और अगर आपके आसपास लोग हैं जो न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, उनसे कहिए भाई थोड़ा हमें भी समर्थन दें और एक दिन हम लोग और ज़्यादा बेहतर करेंगे। हमारी टीम जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे और बेहतर करते जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारे सब्सक्राइबर का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जोड़िए। आप चाहे तो जय हो के सलमान खान की तरह भी आप 3 लोगों को जोड़ें, उनसे कहें 3 लोगों को जोड़ें, तो इस तरह हम बहुत जल्दी बहुत सारे सब्सक्राइबर जुटा लेंगे। खैर, ये हमारी अपील थी। पॉडकास्ट के बारे में आपके जो भी रिव्यू हैं वो हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, इनकी ट्विटर आईडी है, इनके काम को फॉलो कीजिए, मुकनायक को फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट कीजिए, और हमारा जो इलेक्शन फंड है उसमें सहयोग ज़रूर दीजिए। इसी के साथ यहाँ पर हमारा यह पॉडकास्ट ख़त्म होता है और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर किसी एपिसोड में। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.